आज हमने यूनिट नंबर 2 का सेकंड पार्ट पढ़ना है, जो कि है इकोसिस्टम, बैलेंसिंग एन इकोसिस्टम। कोई भी इकोसिस्टम हो, कोई भी निज़ाम हो, उसके अंदर पौधे, जानवर सब मौजूद होते हैं। तो अगर उस इकोसिस्टम के अंदर किसी एक भी लेवल को, किसी भी एक दर्जे को अगर आप हिला दें, किसी एक भी चीज़ को हिला दें, तो पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक फूड चेन में हमने पढ़ा था कि हम किसी भी एक जानवर को बीच में से, उस फूड चेन में से निकाल दें तो पूरी की पूरी फूड चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह किसी भी इकोसिस्टम के अंदर अगर हम किसी एक भी ऑर्गेनिज्म को निकाल दें तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। जैसे कि हम मिसाल के तौर पे एक जंगल है, उसमें मुख्तलिफ पौधे भी हैं और जानवर भी हैं। तो अगर आप किसी एक प्लांट को उसमें से निकाल दें तो उस प्लांट, हो सकता है उस प्लांट से कुछ एनिमल सिर्फ उसी प्लांट की ही को ही खाकर अपनी खुराक हासिल करते हों, या कोई ऐसा जानवर भी होगा जो उस प्लांट के ऊपर रहता होगा या जिसका घर उसके ऊपर होगा। तो वो जानवर जो उससे खुराक लेता होगा या जिसका घर उसके ऊपर होगा, वो दोनों ही ख़त्म हो जाएंगे। और उसकी वजह से अगर वो प्राइमरी कंज्यूमर था तो उससे रिलेटेड जो सेकेंडरी कंज्यूमर है या टर्शियरी कंज्यूमर है, उनकी ज़िंदगी भी डिस्टर्ब होगी। तो इस तरह एक भी लेवल को, एक भी चीज़ को हटाने से हमारा पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो सकता है। इन एन इकोसिस्टम देयर आर मोर देन वन टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी इकोसिस्टम के अंदर एक से ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म के जानवर मौजूद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम नॉट ओनली प्लांट स्पीशीज आर फाउंड बट आल्सो वेरियस एनिमल्स रेंजिंग फ्रॉम जाइंट एलिफेंट्स टू स्मॉल अर्थवर्म इन द सॉइल। एक जंगल का जो इकोसिस्टम है उसके अंदर सिर्फ पौधे तो मौजूद नहीं है ना, उसमें बड़े बड़े जानवर भी मौजूद हैं जैसे कि बड़े हाथी, और वो छोटे छोटे जानवर भी मौजूद हैं जैसे कि अर्थवर्म, जो एक छोटा सा कीड़ा है जो कि मिट्टी के अंदर मौजूद है। तो एक इकोसिस्टम में बड़े छोटे हर तरह के मुख्तलिफ जानदार मौजूद होते हैं। ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्ले इट्स रोल इन मेंटेनिंग अ बैलेंस इन एन इकोसिस्टम। हर एक जिंदा जानदार जो है अपना अपना किरदार अदा करता है ताकि वो एक इकोसिस्टम को बैलेंस रख सके, उसको सही तरीके से चलने दे। इट इज़ अ वेरी डेलिकेट बैलेंस एंड द स्लाइटेस्ट डिस्टर्बेंस कैन डिस्ट्रॉय द होल इकोसिस्टम। ये बहुत प्यारा सा चलता हुआ निज़ाम है जो कि जिसमें थोड़ी सी भी तब्दीली, हल्की सी भी तब्दीली पूरे के पूरे इकोसिस्टम को तबाह कर सकती है। अ हेल्दी इकोसिस्टम डिपेंड्स ऑन अ हेल्दी एनवायरनमेंट। एक अच्छा इकोसिस्टम किस वजह से चलता है? क्योंकि उसका जो माहौल है वो बहुत अच्छा है। एंड अ डेलिकेट बैलेंस अमंग ऑल इट्स मेंबर्स एंड द एनवायरनमेंट। ठीक है, इसके जो तमाम, इसमें जो मौजूद जानवर हैं, पौधे हैं, उनके और उनके जो माहौल है उसके दरमियान बहुत प्यारा सा ताल्लुक है, बहुत अच्छा सा ताल्लुक है। इफ़ एनीथिंग डिस्टर्ब द बैलेंस द एंटायर इकोसिस्टम एंड ऑल इट्स मेंबर्स विल बी अफेक्टेड। अगर आपका इकोसिस्टम जो है उसमें बिल्कुल छोटी सी भी कोई तब्दीली हो जाए, हल्की सी भी कोई तब्दीली हो जाए, तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम और उसके जो जितने भी उसमें मौजूद मेंबर्स हैं, जिंदा जानदार हैं, वो सब उससे मुतासिर होंगे। नाउ व्हाट इज़ अ डिस्टर्बेंस इन इकोसिस्टम? डिस्टर्बेंस क्या होती है? तब्दीली, यानी कि ख़राबी। अगर आपका इकोसिस्टम है उसमें आप किसी भी किस्म की हल्की सी भी कोई ख़राबी पैदा कर दें तो उससे आपका जो पूरा इकोसिस्टम है ना वो तबाह हो सकता है। अब ये जो तब्दीली है ना, ये इंसान की बनाई हुई भी हो सकती है या कुदरती भी हो सकती है। कुदरती किस तरह से होगी कि फॉर एग्जांपल कोई फ्लड आ गया, कोई अर्थक्वेक आ गया, तो उसकी वजह से जो इकोसिस्टम था वो तबाह हो गया। ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होंगी? ह्यूमन की वजह से कैसे डिस्टर्ब हो सकता है कि फॉर एग्जांपल एक जगह फॉरेस्ट था तो ह्यूमन ने वहाँ पर अपनी सिटी बनाने के लिए उस फॉरेस्ट को काट दिया, तो उसकी वजह से जो हमारा इकोसिस्टम था वो तबाह हो गया। इसके अलावा पोल्यूशन की वजह से भी इकोसिस्टम तबाह हो सकता है, और डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगलात को काटने की वजह से भी जो हमारा इकोसिस्टम है तबाह हो सकता है। बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ में डिस्टर्ब एन इकोसिस्टम बाय इंटरप्टिंग अ फूड चेन। दोनों जो कुदरती तरीके हों या इंसान की हरकतों की वजह से कोई भी इकोसिस्टम जो है वो तबाह हो सकता है और उसमें तब्दीली आ सकती है, और उसमें जो फूड चेन, जो ग़िज़ाई ज़ंजीर चल रही थी, वो तबाह हो सकती है, वो ख़राब हो सकती है। नेचुरल फैक्टर्स इंक्लूड चेंजिंग क्लाइमेट एंड नेचुरल डिजास्टर्स सच एज फ्लड, अर्थक्वेक। जो कुदरती चीज़ें, कुदरती अवामिल हैं, उनमें क्या है कि माहौल में होने वाली तब्दीलियाँ, फॉर एग्जांपल दर्जा हरारत बढ़ गया है, कम हो गया है इस वजह से, या फिर कुदरती कोई आफत आ गई है जैसे कोई फ्लड आ गया, सैलाब आ गया या ज़लज़ला आ गया, उसकी वजह से जो है हमारा इकोसिस्टम तबाह हो सकता है। Humans are disturbing ecosystem in many ways such as urbanization, pollution and deforestation. ह्यूमन भी मुख्तलिफ तरीक़ों से इकोसिस्टम को तबाह कर रहे हैं, यानी कि बड़े बड़े शहरों को आबाद करके या आलूदगी फैला के या दरख्तों को काट के। ठीक है, इससे पहले कि हम अर्बनाइजेशन, पोल्यूशन और डिफॉरेस्टेशन को पढ़े, हमारे पास एक एक्टिविटी है जिसमें उन्होंने आपसे कहा है कि एक मॉडल बनाना है। कंस्ट्रक्ट अ मॉडल ऑफ अ फूड चेन बाय पेस्टिंग पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स फ्रॉम अ डेजर्ट इकोसिस्टम। एक सहराई इकोसिस्टम जो है उससे रिलेटेड जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स हैं, आपने उनकी तस्वीरें लेनी
है और उनको इस तरह से अरेंज करना है कि एक फूड चेन बन जाए, यानी कि पहले सराह में मौजूद पौधों की तस्वीर लगानी है, फिर उनको खाने वाले जानवरों की तस्वीरें लगानी है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर की तरह, और फिर आखिर में डिकम्पोजर्स आपने लिखने हैं, ठीक है। और फिर आपने एक्सप्लेन विद इट्स हेल्प हाउ अ फूड चेन वर्क, और फिर आपने ये बताना है कि इसमें जो मौजूद ग़िज़ाई ज़ंजीर है ये किस तरह काम कर रही है, ठीक है। कौन सा जानवर है किस पौधे को खा रहा है, ये आपने थोड़ा सा तफसील से बताना है। नाउ व्हाट इज़ अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन कहते हैं बड़े बड़े शहरों का आबाद होना। पीपल मूव फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़ फॉर अ बेटर लिविंग। आमतौर पर लोग क्या कर रहे हैं, वो छोटे छोटे देहातों को छोड़कर बड़े बड़े शहरों में आबाद होने की कोशिश करते हैं ताकि उनका जो निज़ाम में ज़िंदगी है वो अच्छे तरीके से गुजारा जा सके। दिस इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन सिटीज़ इज़ कॉल्ड अर्बनाइजेशन। ये जो इंसानों की तादाद है ना बड़े शहरों में, इसका जो बढ़ना है इसको हम कहते हैं अर्बनाइजेशन। व्हेन अर्बनाइजेशन राइजेज, जब ये जो तादाद है ना, ये जो शहरी आबादी में इजाफा है ये और ज़्यादा होता है तो क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज बर्निंग फ्यूल्स, डंपिंग ऑफ वेस्ट एक्सेट्रा इंक्रीजेज विच लीड टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन। तो इस शहरी आबादी में इजाफे की वजह से इंसानी कुछ अवामिल जो हैं, कुछ हरकतें वो बढ़ जाती हैं, जैसे कि ईंधन का इस्तेमाल बढ़ जाता है, वेस्ट मटेरियल यानी गंदा मादा जो है उसका वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदा होता है, तो उसकी वजह से हमारा जो माहौल है वो आलूदा हो जाता है, और हम ईंधन के इस्तेमाल की वजह लिए हम लकड़ियाँ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो माहौल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। नाउ व्हाट इज़ अ पोल्यूशन। पोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन कहते हैं आलूदगी को, या किसी भी एक चीज़ के अंदर किसी मनफी चीज़ का इजाफा, किसी ऐसी चीज़ का इजाफा जो असल चीज़ को ख़राब कर दे, उसको हम कहते हैं पोल्यूशन। ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर एडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस टू एयर, वाटर एंड लैंड। इंसान की मुख्तलिफ अवामिल जो हैं वो हमारी हवा के अंदर, पानी के अंदर और ज़मीन के अंदर बहुत सारे नुकसानदेह मादों का इजाफा कर रहे हैं। दीज सब्सटेंसेस डिस्टर्ब द नेचुरल एनवायरनमेंट। ये जो सब्सटेंसेस या ये जो मादे हम कुदरती माहौल को दे रहे हैं ना, ये क्या करते हैं, ये इस माहौल को डिस्टर्ब कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। ये दिस डिस्टर्बेंस इज़ कॉल्ड पोल्यूशन। अब पोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है? एनी हार्मफुल एडिशन इन द एनवायरनमेंट। कोई भी नुकसानदेह मादे का इजाफा किसी भी माहौल के अंदर पोल्यूशन कहलाता है। ठीक, पोल्यूशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, एयर, वाटर एंड लैंड एंटर्स अ फूड चेन थ्रू अ प्लांट और एनिमल विच आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद दिस पोल्यूशन। ये जो पोल्यूशन है, ये जो आलूदगी है, ये हमारे माहौल पे और उसमें रहने वाले जानवरों को असरअंदाज कैसे करती है? पोल्यूशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, एयर, वाटर एंड लैंड एंटर्स अ फूड चेन थ्रू प्लांट्स एनिमल्स विच आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद दिस पोल्यूशन। ये जो आलूदगी है या जो सब्सटेंसेस या हार्मफुल सब्सटेंसेस आपने एनवायरनमेंट को दिए, वो हवा में, पानी में और ज़मीन में शामिल हो गए, और फिर उस ज़मीन, हवा, पानी को क्योंकि पौधों ने इस्तेमाल करना है, वो पौधे हवा भी लेंगे, पानी भी लेंगे और ज़मीन से मिनरल्स भी लेंगे अपनी खुराक बनाने के लिए। तो इस तरह ये जो मिनरल्स थे, जो सब्सटेंसेस थे हार्मफुल, वो इस पौधे के अंदर चले गए, पौधे में चले गए, या फिर किसी भी इंसान ने पानी पिया, वो पोल्यूटेड था तो उस जानवर के अंदर चले गए, इंसान ने पिया तो इंसान के अंदर भी चले गए। ठीक है, यानी कि जो भी एनिमल डायरेक्टली इन चीज़ों को इस्तेमाल करेगा, हवा को, पानी को, ज़मीन को, तो उसके अंदर ये हार्मफुल सब्सटेंसेस जो है वो चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल, फिश एब्जॉर्ब टॉक्सिक मटेरियल फ्रॉम द वाटर। अब वो आपको एक मिसाल दे रहा है कि एक मछली है जो कि पानी में रहती है और पानी आलूदा हो गया है, तो वो जो आलूदगी का मटेरियल था ना, वो इस मछली ने अपने जिस्म के अंदर ले लिया है। इस मछली को कोई भी बर्ड खा ले, कोई भी एनिमल खा ले, तो वो बर्ड भी और वो एनिमल भी आलूदगी अपने अंदर ले लेगा, और इस तरह वो आलूदगी जो है फिश से उस एनिमल में या उस बर्ड में चली जाएगी। उसके अलावा इस फिश को अगर किसी ह्यूमन ने खाया तो उसकी सेहत भी ख़राब होगी। दे आर कंज्यूम बाय बर्ड्स और अदर एनिमल्स। ये जो फिश थी इसको दूसरे परिंदों ने या जानवरों ने खाना है। इन दिस वे पोल्यूशन ट्रांसफर टू द अदर लेवल ऑफ अ फूड चेन एंड इफेक्ट द इट नेगेटिवली। ये जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है ना, वो इस फिश से, जो कि पहला अगर लेवल था फूड चेन का, तो इससे वो दूसरे लेवल में, अगले दर्जे में चले जाएंगे। मोरओवर फिश आर आल्सो कंज्यूम बाय ह्यूमन डायरेक्टली विच मे काज हार्मफुल इफेक्ट ऑन देयर हेल्थ। इसके अलावा जो है ये जो फिश है इसको किसी ह्यूमन ने भी खाना है, किसी इंसान ने भी खाना है, तो जब ये हार्मफुल सब्सटेंसेस उस इंसान के अंदर जाएंगे तो उसकी सेहत को भी ख़राब करेंगे। इसके बाद हमने देखना है व्हाट इज़ अ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन कहते हैं दरख्तों को काटना। कटिंग ऑफ फॉरेस्ट अफेक्ट्स द एनवायरनमेंट इन सो मैनी वेज। आप जब दरख्तों को काटते हैं, जंगलात को काटते हैं, तो वो हमारे माहौल को बहुत सारे तरीक़ों से असर करते हैं। ठीक है, It results in the loss of wildlife habitat destruction, climate changes, loss of plants. जब आप जंगलात को काटते हैं तो वो हमारे माहौल को बहुत सारे मुख्तलिफ तरीक़ों से असर करते हैं। It results in the loss of wildlife habitat destruction, climate changes, loss of plant species, etc. किस तरह से असर करते हैं कि हमारी जो जंगली हयात है उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, उनका घर ख़त्म हो गया तो उनकी ज़िंदगी भी ख़त्म होगी। जंगलात से वो अपनी खुराक लेते थे, उनकी खुराक ख़त्म हो गई तो उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हैबिटेट कहते हैं उनके मस्कन को, उनके घर को। जब उनका घर ही टूट गया तो वो ज़ाहिर है जो वाइल्ड लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, उनकी ज़िंदगी ख़राब होगी। क्लाइमेट चेंजेस
आपको पता है कि पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन हवा को देते हैं, एनवायरनमेंट को देते हैं। इसके अलावा जो हवा में नमी का तनासुब है उसको बरकरार रखते हैं, टेम्परेचर को बैलेंस करते हैं। तो जब पौधे आप काट देंगे, दरख्त काट देंगे, जंगलात काट देंगे, तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाएगी, पानी की मिकदार डिस्टर्ब हो जाएगी, दर्जा हरारत की मिकदार बढ़ जाएगी, यानी कि दर्जा हरारत में इजाफा हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारे दरख्त हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म की जो दरख्तों की किस्में हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। Deforestation may disturb the balance in food chain by removing or reducing the producers or consumer at different levels of a food chain। जब आप डिफॉरेस्टेशन करते हैं यानी कि जंगलात को काटते हैं तो हमारी फूड चेन डिस्टर्ब होती है। किस तरह डिस्टर्ब होती है कि हमारी हर एक फूड चेन हमेशा प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है, ठीक है। जब आपने पौधे ही काट दिए, जंगलात ही काट दिए, तो उनको खाने वाले ऑर्गेनिज्म खुराक ना होने की वजह से डिस्टर्ब हो सकते हैं, मर सकते हैं। उनके मरने से फर्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, अल्टरनेटली तमाम के तमाम जो है वो सब ख़त्म हो जाएंगे। इकोसिस्टम प्रिजर्वेशन इज़ नेसेसरी सो दैट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस में कंटेन। इकोसिस्टम जो है इसको महफूज करना, प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी मुख्तलिफ़ किस्म की ज़िंदगी के जो निज़ाम हैं उनको चलाना है, उनको बरकरार रखना है। अगर हम इनको बरकरार रखना चाहते हैं तो हमें अपने इकोसिस्टम को बचाना होगा। ह्यूमन नीड्स टू टेक सर्टेन एक्शंस टू प्रिजर्व इकोसिस्टम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। इंसान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो कुछ अमल ऐसे करे जिसकी वजह से हमारे इकोसिस्टम बच सके और उनकी जो तबाही है उसको रोका जा सके। इंसान जो है वो इकोसिस्टम को बचा किस तरह सकता है, वो क्या क्या कर सकता है जिसकी वजह से हमारा जो इकोसिस्टम है वो बच सके। इकोसिस्टम प्रिजर्वेशन, सर्टेन ह्यूमन एक्शंस एंड लाइफ स्टाइल्स चेंजेस कैन हेल्प टू प्रिजर्व इकोसिस्टम। बहुत सारे इंसान के अवामिल ऐसे हैं जिनको तब्दील करके या इंसान की ज़िंदगी के तरीक़ाकार को बदल के हम अपने माहौल को बचा सकते हैं। उनमें से कुछ तरीके जो हैं वो ये हैं। सबसे पहले तो ये कि रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। आप इस्तेमाल कम करें, इस्तेमाल की हुई चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल करें, या जो इस्तेमाल शुदा हैं उनको तब्दील कर दें किसी और शक्ल में, ठीक है। फॉलो द 3 R's टू कंजर्व द नेचुरल एनवायरनमेंट। ये जो 3 R's है ना, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल, इन तीनों को इस्तेमाल करें ताकि आप अपने माहौल को बचा सकें। कम से कम चीज़ों को इस्तेमाल करें। जिस तरह हम पानी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, पानी को कम इस्तेमाल करें। इसके अलावा ईंधन का इस्तेमाल कम करें, फ्यूल्स का इस्तेमाल कम करें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फजूल में यूज़ हो रही होती हैं, उनका इस्तेमाल कम करें। रीयूज़ क्या है कि आप इस्तेमाल शुदा चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल कर लिया करें, उससे आप नई चीज़ें की ज़रूरत कम होगी, कम चीज़ें पैदा करनी पड़ेंगी। रिसाइकल क्या है कि जिस तरह प्लास्टिक मटेरियल है, प्लास्टिक जो है वो डिकम्पोज नहीं होता, तो आप प्लास्टिक की चीज़ों को एक दफ़ा यूज़ करने के बाद डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो उन चीज़ों को अगर हम दोबारा किसी नई शक्ल में तैयार कर लें तो वो दोबारा से प्लास्टिक जो है वो यूज़ हो सकता है और वो वेस्ट बनने से या पोल्यूशन बनने से बच सकता है। वॉलंटियर फॉर क्लीन अप इन योर एरिया। आप जो हैं बग़ैर किसी मुआवजे के अपने इलाके को साफ़ करने में मददगार के तौर पर काम किया करें, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपने अपने इलाके को साफ़ करना है तो आप कोई स्वीपर हों या आप कोई वर्कर हों। स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट एंड हाउ देयर एक्सेसिव यूज़ कैन हार्म आवर एनवायरनमेंट। आपने क्या करना है, दूसरे लोगों को जाके बताना है। क्या बताना है? ये कि ये जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं ना, हवा, पानी, मिट्टी, ये हमारे माहौल के लिए क्यों ज़रूरी हैं, कितने ज़रूरी हैं। और फिर ये भी बताना है कि आप जो इतना ज़्यादा इनको इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये हमारे माहौल को किस तरह ख़राब करेंगे। यानी आप जाएँ और जाके बताएं कि ये जो आप पानी इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ना, साफ़ पानी, इसको कम इस्तेमाल करें क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, पौधों के लिए ज़रूरी है। आपका ज़्यादा पानी इस्तेमाल करना हमारे पानी को कम कर देगा, ठीक है। इस तरह आप जाके बताएं कि ये जो आपकी गाड़ी का धुआं है ये माहौल को ख़राब कर रहा है, आप अपनी गाड़ी को ठीक कराएं। ये जो हवा है ये हमारे लिए ज़रूरी है, अगर ये आलूदा हो गई तो हम सांस नहीं ले सकेंगे। इस तरह आप लोगों को जाकर बताएंगे, अवेयर करेंगे कि हमारे एबायोटिक फैक्टर्स को हमने बचाना है, अपनी मिट्टी को गंदा होने से बचाना है ताकि हमारे पौधे उसमें ज़िंदा रह सकें, हमारे ज़मीन के अंदर जो मुख्तलिफ जानदार जो ज़मीन के मिट्टी के अंदर रहते हैं वो ज़िंदा रह सकें, ठीक है। कंजर्व वाटर, अपने पानी को बचाना है। शॉप वाइजली, मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एंड ऑलवेज कैरी अ रीयूजेबल शॉपिंग बैग। आप जो है सोच समझ के चीज़ें ख़रीदा करें, बहुत ज़्यादा फजूल चीज़ें मत लिया करें। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप प्लास्टिक से बने हुए बैग्स की बजाय उन बैग्स को ख़रीदें जो रीयूज़ हो सकें, ठीक है, जिनको आप कन्वर्ट कर सकें और दोबारा से उनको काबिल इस्तेमाल बना सकें। यूज़ एनर्जी एफिशिएंट लाइट बल्ब्स। आप ऐसे बल्बों का इस्तेमाल करें जो कम से कम बिजली इस्तेमाल करते हों। प्लांट ट्रीज़ एंड डिस्करेज डिफॉरेस्टेशन। आप ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं और दरख्त काटने वालों को रोकें, उन लोगों को मना करें जो दरख्तों को, जंगलात को काट रहे हैं।
डू नॉट डंप वेस्ट डायरेक्टली इनटू वाटर बॉडीज़ और ऑन लैंड। आपका जो वेस्ट मटेरियल है, आपका जो घरों का कूड़ा है, उसको आपने सीधा पानी में या बहते हुए पानी में नहीं फेंकना, वाटर बॉडी में नहीं फेंकना, किसी दरिया में, नहर में, नदी नाले में नहीं फेंकना, ना ही ज़मीन पर फेंकना है, ठीक है। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ अ पर्सनल व्हीकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपनी अलग से गाड़ी की बजाय पब्लिक जो बस है या ट्रांसपोर्ट है उसको इस्तेमाल करें, इसलिए कि आप जितना पेट्रोल एक गाड़ी में यूज़ करेंगे या फ्यूल एक गाड़ी में यूज़ करेंगे, उसी फ्यूल में एक बड़ी बस चलेगी और उस बस में गाड़ी में आप अकेले जाएंगे और उस बस में बहुत सारे लोग मिलकर चले जाएंगे। तो इस तरह हमारा जो फ्यूल है वो बच सकता है। अब आपके पास एक्टिविटी है, सर्च द इंटरनेट एंड फाइंड 5 एग्जाम्पल ऑफ प्री-प्रीडेशन रिलेशनशिप फ्रॉम डिफरेंट इकोसिस्टम। आपने इंटरनेट खोलना है, उसमें आपने ढूंढना है प्रेडेशन रिलेशनशिप, ठीक है। मुख्तलिफ 2 ऑर्गेनिज्म देखने हैं, एक प्रे होना चाहिए और एक प्रीडेटर होना चाहिए, जैसे लाइन एंड ज़ेब्रा, फॉक्स एंड आउल। इस तरह आपने 5 एग्जाम्पल्स लेनी है। गेट पिक्चर्स ऑफ दीज एनिमल्स एंड पेस्ट देम इन योर साइंस जर्नल। फिर आपने इन तस्वीरों को सेव कर लेना है और फिर अपने साइंस जर्नल जो आपकी टीचर ने आपको मैनेज करवाया है उसके अंदर आपने लगाना है। शेयर योर फाइंडिंग एंड एक्सप्लेन टू योर टीचर एंड क्लासमेट। आपने जो फाइंड की हैं चीज़ें, इनको आपने अपनी टीचर को भी दिखाना है और दूसरे क्लासमेट्स को भी दिखाना है। इसके बाद आपके पास एक और एक्टिविटी है, वो क्या है, इकोसिस्टम नीड टू बी प्रिजर्व, मेंशन सम एक्शन दैट आर हेल्पफुल टू प्रिजर्व इकोसिस्टम। आपका जो इकोसिस्टम है उसको बचाना बहुत ज़रूरी है, तो आप कुछ ऐसे तरीके हमें बताएं, लिखें यहाँ पर कि जिससे जो हमारे इकोसिस्टम को बचाने में हमारी हेल्प कर सकें। और ऑब्जर्व अर्थ डे, ग्रीन डे, वाटर डे बाय हैविंग अ पोस्टर कंपटीशन। आपने अर्थ डे को, ग्रीन डे को, वाटर डे को पोस्टर बनाकर सेलिब्रेट करना है, ठीक। लास्ट में एक और एक्टिविटी है, राइट द नेम ऑफ एनी 3 इकोसिस्टम। आपने कोई से भी 3 इकोसिस्टम के नाम लिखने हैं एंड लिस्ट डाउन देयर बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। और उन तीनों इकोसिस्टम के अंदर जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनके नाम लिखने हैं। कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ दीज इकोसिस्टम। फिर आपने ये जो इकोसिस्टम लिखे हैं ना 3, इनके अंदर जो बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स आपने लिस्ट किए हैं उनकी पिक्चर्स भी लेनी है। पेस्ट देम ऑन द चार्ट पेपर, और आपने उनको चार्ट पेपर पे लगाना है। एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोनेंट्स एंड शेयर योर फाइंडिंग्स विद योर टीचर एंड क्लासमेट। आपने ये जो रिलेशनशिप निकाला है ना कंपोनेंट्स के दरमियान, ठीक है, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स किस तरह एक दूसरे पर असरअंदाज हो रहे हैं या उनका आपस में किस तरह का रिलेशनशिप है, आपने इसको अपने टीचर को भी बताना है और अपने क्लासमेट्स को भी बताना है।